नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज नरवाना में है और नरवाना की आप राजनीति लगातार देखते होंगे। नरवाना में हलचल चली रहती है। आज मेरे साथ युवा चेहरा मौजूद है, अंकुश परोचा। तो आज बातचीत करेंगे और 2024 के बारे में जानेंगे भाई से। और एक बड़ी बात यह है कि विधायक जी के सगे भांजे भी हैं। जी स्वागत आपका द एयर न्यूज में। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी और मेरी टीम की तरफ से राम राम जी। अंकुश भाई, मेन सा जैसे राजनीति में आने का मेन मकसद क्या है आपका? मेन मकसद नहीं कह सकते इसे, हम ये कह सकते हैं कि मैंने बचपन से अपने पिताजी को सामाजिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते देखा। अब बचपन में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो उस वक्त जब भी हम पूछते कि फादर साहब कहाँ हैं, तो कह रहे वो आज हरियाणा के किसी कोने में वहाँ गए हैं, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव है, किसी स्कूल में कहीं हेल्प करने गए हैं, या फिर जो बच्चे हैं इकोनॉमिकली वो इतने सक्षम नहीं हैं तो उनकी एजुकेशन वाइज हेल्प करना। तो ये जो समाज सेवा का शिक्षा है ये मुझे अपने पिताजी से मिली। और जब किसान आंदोलन चल रहा था तब मैं दिल्ली में एमफिल कर रहा था और साथ में आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, सिविल सर्विसेज के लिए। तो उस वक्त जो किसानों की, मजदूरों की दयनीय स्थिति देखी कि उनको इंसान नहीं समझा जा रहा था। ठंड के मौसम में ठंडे पानी की बौछार, सड़क पे कीले लगाना, सड़क को फाड़ देना ताकि वो आगे ना अपने ट्रैक्टर वगैरह लेके आ सकें। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं तन मन धन से किसान आंदोलन में शामिल हूँ। तो आपने एमफिल की आप साथ के साथ तैयारी, मतलब एमफिल कर रहे थे और साथ के साथ आईएएस लेवल की आप तैयारी कर रहे थे, तो उसके बाद ही आप किसान आंदोलन में कूद पड़े। क्या कुछ सहयोग रहा, आपने क्या कुछ किया किसानों के लिए मेन साहब? सहयोग तो इस प्रकार था जी कि जो हमसे बन पड़ा हमने किया। हमारे यहाँ पे बद्दोवाला टोल कमेटी है, बद्दोवाला टोल टैक्स पे यहाँ धरना था। तो यहाँ हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, 88 गांवों से लोग यहाँ आते थे और हर एक की ड्यूटी निर्धारित थी कि आज इस गांव से ये दूध आएगा, ये ऐसा आएगा। तो बहुत सुचारू रूप से किसान नेताओं ने इसे चलाया और जो भी ड्यूटी वो हमारी लगाते थे हम उसमें आगे रहते थे। और अपनी तरफ से जो सहयोग हो पाया वो तो खैर मालिक की कृपा थी। और आप, क्योंकि किसान का ऋण कोई उतार नहीं सकता। सुबह की चाय से लेके पूरे दिन का खाना कहाँ से आता है? किसानी से आता है। और उन्हें सबसे कम दाम मिलता है अपनी चीज़ का। तो उस वक्त प्रति माह 15,000 रुपये अपनी तरफ से हमने सहयोग किया। पता नहीं था, लेकिन 13 महीने आंदोलन चला तो आप मतलब किसानों का आशीर्वाद था कि हम एक तरह से अगर इंडिविजुअली देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी किया। और ये इच्छा मैं अभी भी अपने मन में रखता हूँ कि मैं इसको और बढ़ाऊँ, क्योंकि फार्मिंग सेक्टर ही एक ऐसा है, किसान मजदूर इनको बहुत मिनिमम वेजेस मिलती है। आप कोई भी चीज़ लीजिए उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, इनको मिनिमम। ये एमएसपी के लिए आज भी लड़ रहे हैं। और मैंने ये कसम खाई है, मेरे पिताजी ने भी मुझे इसकी, कहते हैं ना, इजाज़त है, सपोर्ट भी करते हैं। वो ये है कि तन मन धन से ये जीवन मैंने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों के लिए, छोटे दुकानदार के लिए समर्पित कर दिया कि कैसे नरवाना हलके को उसी प्रेस्टिजियसनेस पे लेके आए। क्योंकि आज से 30 साल पहले आप नरवाना को देखो, लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, लेकिन आज के टाइम में हमारा हलका वहीं खड़ा है। विधायक तो आपके मामा जी हैं, तो क्या काम नहीं हो रहे, विकास कार्य चल रहे हैं नरवाना में या फिर नहीं? उनके कार्य के बारे में आप जनता से पूछेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मेरा तो यही कहना है कि मैं खुद काम करने में विश्वास रखता हूँ और चाहता हूँ कि जितना हो सके उतनी लोगों की मदद करूँ। तो फिर अचानक ये क्या हुआ कि मामा भांजा आमने सामने, राजनीतिक अगर दृष्टि से देखें तो आमने सामने है, तो क्या मेन से कारण रहे, काम नहीं हुए, कैसे, क्यों अलग होना पड़ा उनसे? ये तो लोकतंत्र है, जैसे सबका एक राइट है कि अगर वो चाहें किसी के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, वैसे ही आप लगा लीजिए कि मेरे को लगा कि जो मैंने पढ़ा है, मेरी जो शिक्षा है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हूँ, जहाँ से हमारे माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पढ़े हैं। ग्रेजुएशन मेरी किरोड़ीमल कॉलेज से है। वो इंडिया का नहीं, एशिया का नंबर 1 ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है। तो इतनी अच्छी तालीम लेने के बाद मैं चाहता हूँ कि
उसका यूटिलाइज सोसाइटी की डेवलपमेंट में हो, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लिखने से इंसान अपने बारे में सोचता है। तो ये तो मामा के साथ लग के भी काम हो सकते हैं। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं, मान सम्मान की बात होती है, और जो हमारे वर्कर थे अगर उनका ध्यान नहीं रखा गया तो मैंने बोला कि मैं ही खुद ही आगे बढ़ के। तो फिर आपको समझाने नहीं आए, आपको रोकने नहीं आए भाई आप? देखिए 2019 में मैंने बहुत मेहनत की उनके लिए, बाकी जो चीज़ कमियां रह जाती कई बार आपको स्वयं पूरी करनी पड़ती हैं। जी। अब क्या कुछ सोचा है नरवाणा के लिए कि आप एक युवा भी हो, और क्या कुछ कमियां लगती है आपको भी इनको दूर किया जाएगा, और किस हिसाब से प्रचार चल रहा है मतलब आपका मेन से? नरवाणा अभी हर तौर पे रुका हुआ है, यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। जो प्रॉब्लम आज से 5-7 साल पहले थी वही आज है, और लोग भी बहुत परेशान हैं। जो बेसिक नेसेसिटी होती है, जो आम चीज़ें हैं कि ठीक सड़क, पीने का स्वच्छ पानी, आज भी हम उसी में उलझे हुए हैं। अगर आप कभी अच्छे से विज़िट करें, कोई सर्वे करें, तो आप देखेंगे कि सीवेज की पाइप लीक है और वहीं से पानी की पाइप भी जा रही है। तो लोगों के घर जो पानी पहुंच रहा है वो काला पानी पहुंच रहा है, एकदम गंदा। इतने सारे केसेस निकल रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, डेंगू के इतने केसेस हैं, हॉस्पिटल सारे फुल हैं। और बात रही शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। जो हमारी केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है, वो देखिए मर्ज के नाम पे स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो बच्चे इतनी दूर नहीं जा सकते शिक्षा के लिए, और जो रूल्स है उसे अबाइड भी नहीं करते कि जहाँ पे 200 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जहाँ पे उनको भी मर्ज किया जा रहा है। अब वो बच्चों के लिए दूर पड़ता है। तो आप देख लीजिए सोसाइटी, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, जितने भी आप पैरामीटर्स देखें, कोई डेवलपमेंट नहीं है ओवरऑल। जी बात कर रही थी तो आप बात कर रहे थे कि स्टेडियम का भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, आप कह रहे थे कि गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, और आपने कुछ हेल्प भी की है बच्चों की। सर ऐसा था कि हमारे कुछ भाई हैं छोटे, वो कबड्डी खेलते हैं, तो उनके पास बेसिक चीज़ें नहीं थी। जब कबड्डी खेलते हैं उनके लिए नी कैप्स होती है, आम के लिए होता है। अब गांव में कहते उसे स्टेडियम है, लेकिन वो एक बस मैदान है जिसमें गड्ढे हैं, ना आप वहाँ पे कोई अच्छे से स्पोर्ट्स खेल सकते हो। तो आप युवा को हर चीज़ से वंचित रख रहे हो, एजुकेशन से रख रहे हो, खेलने से रख रहे हो, तो वो गलत राह पे पड़ेगा ही। तो जितना मुझसे हो पाया उनकी हेल्प की, और फिर वो टूर्नामेंट में गए थे, वहाँ से वो फर्स्ट प्राइज़ भी लेके आए, और 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नेशनल टीम में। क्या बात है, बधाई आपको जी। किस पार्टी से आप जुड़े हो, किस नेता के साथ जुड़े हो आप अब? सर मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और इसके पीछे भी मैंने बहुत अध्ययन से किया, क्योंकि सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो नरेगा के ऊपर है। नरेगा स्कीम है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम्स में से एक है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। और हमारे यहाँ एक धारणा है कि जो चीज़ बाहर के लोग कहते हैं वो जल्दी मान लेते हैं, यहाँ की नहीं मानते। तो पूरी दुनिया में पढ़ाई चल रही है, रिसर्च चल रही है कि मनरेगा इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और उन्हें बनाया किसने? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो मैंने जब उस स्कीम को अच्छे से पढ़ा तो मैंने बोला इससे बेस्ट स्कीम कोई कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये गाँव से गरीबी भी दूर करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी दूर करेगी, और लोगों को अपना घर जोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, माइग्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेगी, और साथ में ही ये बहुत सारे असेट्स बनाएगी वहाँ के लोगों के लिए, निर्माण कार्य भी होंगे। तो इस पे मैंने रिसर्च की, और मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन कांग्रेस पार्टी की तरफ स्टार्टिंग से रहा है, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट पूरी कंट्री में आप देख सकते हैं उन्होंने की हैं। और हमारे हरियाणा में अगर आप देखें तो जो मास लीडर हैं कांग्रेस के, वो माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। तो मैंने जो पार्टी ज्वाइन की वो हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं उदय भान जी, उनके नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और माननीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में की। तो आपको जैसे पता पहले ही पता था कि मेरे को राजनीति में जाना है, या फिर कैसे का आपने छात्र राजनीति शुरू की, या फिर कैसे डायरेक्ट ही आए आप? राजनीति का कुछ प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, और साथ में एजुकेशन को भी साथ लेके चला जाए, क्योंकि मैं अभी भी पीएचडी कर रहा हूं ज्योग्राफी से, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से।
तो अगर मुझे पॉलिटिक्स में पहले ही इन्वॉल्व होना होता तो सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में 9 साल रहा हूँ, तो उससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता था पॉलिटिक्स के लिए, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लिए। मेरा स्टार्टिंग से ही फोकस, मैं सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी होती है और सोसाइटी में कुछ अच्छे कार्य करने से रिलेटेड, लेकिन पॉलिटिक्स मेरे माइंड में कभी नहीं थी। ये तो आप कह दीजिए कि किसान मजदूरों का आशीर्वाद है कि मैं इस लाइन में लगा, और उन्होंने मुझे ये विश्वास दिलाया कि जो सेवा आपने की अब हमारी बारी है, अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाना। फिर कैसा लग रहा है राजनीति में आने के बाद? दिनचर्या चेंज होगी कैसे, क्या कुछ जैसे लोग मिलते? काफ़ी मान सम्मान और प्यार मिल रहा है पूरे नरवाना हल्के से, और ये बरकरार रहे ताकि उनकी आवाज़ को और बुलंद कर सकूं मैं, और मेरी शिक्षा का भी सही उपयोग हो पाए ताकि उनकी आवाज़ को बुलंद की जाए। क्योंकि ये कहने में मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि पढ़े लिखे युवाओं को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर आप चांस देंगे तो ऑब्वियसली आएंगे, और फिर हम ब्लेम नहीं कर पाएंगे किसी पे, क्योंकि आज अभी भी देखें, मैं ये नहीं कहता अनपढ़ लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, देखिए पढ़ा लिखा और कढ़ा हुआ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कई बार कुछ को बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और ये आप जब बात करेंगे तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आपको इतने लोगों का नेतृत्व करना है, कोई चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती तो आप उसे सॉल्व कैसे करेंगे? आप हर चीज़ एक डायरी में लिख के लिस्ट नहीं बना सकते। 1 साल तक तो लोग चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं होता। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप उसी वक्त जवाब दे देंगे कि ये चीज़ ऐसे यहाँ से होगी, तो टाइम भी बचेगा और जल्दी से काम भी होगा सर। तो क्या कुछ सोचा है मेन सा, जैसे आप भी छात्र हो, राजनीति तो कर ही रहे हो, तो युवाओं का मेन सा क्या सोचा कि युवाओं के लिए भाई ये कमी है नरवाना के अंदर, कुछ अलग होना चाहिए? जैसे मैं देख रहा हूँ कि बेलरखा गांव ने क्या कर रखा है सर, जैसे यार दोस्त है वहाँ के, मैं गया हूँ 1-2 बार, थे ही बोलना आप जो चौपाल बोल दें, लाइब्रेरी बना रखी है बहुत ज़बरदस्त, 2-3 AC लगा रखे हैं, CCTVs वगैरह, तो कुछ ऐसा सोचा है कुछ होना चाहिए डेवलप? आपने जिक्र किया तो सर आपको ज़रूर बताता हूँ। जब किसान आंदोलन के लिए मैंने बताया कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बात की थी इंटरव्यू के दौरान कि शिक्षा पे मेरी नज़र हमेशा रहती है। तो सर उसी वक्त हमने मिशन CET स्टार्ट किया था, जो अभी एग्ज़ाम हुआ। तो नरवाना हल्के में 61 गांव हैं सर, 45 विलेजेस में लाइब्रेरी है, 45 गांव में, किसी गांव में 3 लाइब्रेरी, किसी में 2, किसी में 1। तो हर गांव में किताबों के सेट्स दिए। 5 किताबों का एक सेट था जिसमें आपकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हरियाणा GK और हरियाणा जो करंट अफेयर्स है वो कवर होगा। हर लाइब्रेरी में 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 सेट दिए जितने स्टूडेंट्स हैं, और 200 बच्चों से ज़्यादा ने CET क्वालिफाई किया। और लाइब्रेरी में जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करते हैं, वेदर इट बी बुक्स, चाहे किताबें हों, पंखे हों, इन्वर्टर हों, ताकि बच्चे पढ़ सके, क्योंकि मैं लाइब्रेरी की इंपॉर्टेंस जानता हूँ। तो मैं इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, और बेलरखा जो आपने कहा सर, वहाँ की भी सभी लाइब्रेरीज में मैंने बुक्स के सेट दिए थे। जी, क्या बात है सर। तो क्या कुछ आप नरवाना वासियों को अपील करना चाहोगे जी? सर मैं नरवाना वासियों से सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि मैं एक अच्छी नीयत से आगे बढ़ रहा हूँ, और आप सबसे जो मान सम्मान और प्यार मिल रहा है इसका मैं ऋणी हूँ, और ये ऋण मैं सेवा करके ही उतारूँगा। तो आप मुझे मौका दें और सेवा का एक मौका दें ताकि आगे बढ़कर नरवाना का नाम मैं और ऊंचा करूं, और आप मेरा मार्गदर्शन समय समय पे करते रहें। धन्यवाद सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आपने बातें सुनी, और एक युवा साथी राजनीति में आया है, आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और आपको बातचीत कैसे लगी वो भी जरूर बताएं। बाकी बातचीत और भी बहुत सारी थी, लेकिन इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो जाता। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी बातें और भी सुनाएंगे। धन्यवाद।